हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉकेट फिजिक्स। आज क्लास 11 का हम लोगों का पहला टॉपिक है, पहला क्लास है। तो मैं चाहूंगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, थोड़ा एक जनरल आइडिया दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका क्लास 10 का एग्जाम खत्म हो चुका होगा, लाइक सीबीएसई वालों का। लेकिन आईसीएसई वालों का क्या है कि अभी तक एग्जाम 3 या 4 एग्जाम कुछ ऐसे बाकी था, और जिसकी वजह से लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद वापस एग्जाम दूंगा, एग्जाम होने के बाद फिर देखूंगा क्या होगा, ट्यूशन कैसे स्टार्ट करना नहीं करना है। देखिए, लॉकडाउन का भी क्या है कि कुछ भरोसा नहीं है कि कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो अगर मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना अगर कंटिन्यू रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग घर बैठ के अपना टाइम को लैप्स करेंगे, टाइम को किल करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि वो लोग जूम ऐप वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जूम ऐप पे नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है कि वहां पे इतना अच्छा एफिशिएंसी मुझे नहीं दिखा, कंटिन्यूटी नहीं दिखा, वीडियो का ब्रेक होना, वॉइस कटना, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड्स करके अपने सारे स्टूडेंट्स को प्राइवेट में दे दिया। वो लोग देखते हैं वीडियो देखने के बाद आप में से, हम में से जो भी स्टूडेंट है, हमारे हमारे बैच से है या बाहर के बैच से है, तो वो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए सर, वीडियो देखने के बाद तो अब क्या है कि हम पूछें किससे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है। आप आराम से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, अपने डाउट को भेजिए। मैं वीडियो कॉल के थ्रू ऑनलाइन होकर के आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर एक ऑप्शन और बचता है, मैं अपने वीडियो क्लास को करने के बाद, प्राइवेट वीडियो को करने के बाद, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्लासेस को कर रहे हैं अभी ऑनलाइन, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन आते हैं और उस ऑनलाइन के दौरान जूम ऐप पे आते हैं, किसी भी ऐप से आते हैं। उस ऑनलाइन क्लास के दौरान हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने डाउट को क्लियर करते हैं। क्योंकि डाउट इंडिविजुअल होता है, तो इंडिविजुअल से हम लोग कनेक्ट करने में आसानी होता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाते वक्त क्या है कि मुझे बार बार एक चीज को बार बार बोलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं स्पीड भी, जो रेट है वो भी घट जाता है। किसी का आवाज नहीं आ रहा है, किसी का वीडियो क्लियर नहीं है। तो आप लोग देखिए, इतना अभी चिंतित नहीं होंगे कि सर क्या ऐसे पॉसिबल है ऐसे ऑनलाइन होकर के। क्योंकि देखिए, हम लोगों को आदत है लाइव क्लास करने का, ये आदत हम लोगों को था, और मुझे भी है, और मुझे भी था, आप लोगों को भी है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये सिचुएशन ऐसा है कि आप खुद को अगर अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आप अगर खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, अपने माइंड को सेट कर रहे हैं कि ठीक है, जो अगला टीचर मेरा सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो वैसे ही करेंगे, माइंड में सेटअप करेंगे, हाँ सर जो बता रहे हैं वो सब कुछ क्लियर करना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है हम लोग का। पहले आप मेरा जो प्राइवेट वीडियो है उसको आराम से देखिए। उस प्राइवेट वीडियो को देखने के बाद हम लोग वहां पे एक शीट भी देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस शीट को सॉल्व कीजिए। शीट के सारे डाउट्स, प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पे आप शेयर कीजिए कि सर मुझे ये डाउट्स है, ये प्रॉब्लम है। उस डाउट्स पे सारे बच्चे का डाउट्स क्लियर करके हम लोग हफ्ता में एक दिन जूम ऐप पे या किसी भी ऐप पे ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन में हम सारा डाउट क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ चैप्टर के कंप्लीट होते ही टेस्ट भी लेते हैं हम, और टेस्ट भी ऑनलाइन ही लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ होगा। अब रहा बात लाइव क्लासेस के लिए जो लोग कैसे फेस टू फेस करते थे, तो वो होगा लॉकडाउन के बाद। लेकिन अभी आप माइंड को सेट कीजिए कि फिलहाल ऐसे ही कुछ भी करना होगा, जैसे भी है इसको अडॉप्ट करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर, ज्यादा बात करके ज्यादा टाइम लग सके नहीं कोई फायदा है, हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर पहला चैप्टर डायमेंशन है ना। हाँ, वो डायमेंशन जो होता है वो हर चैप्टर में है, हर चैप्टर में हर टॉपिक का डायमेंशन है, तो वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। मैं वेक्टर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वेक्टर जो है वो इंटरेस्टिंग है। और क्या होता है कि डायमेंशन जो बोरिंग टाइप है, फॉर्मूला ए में एल टी करते करते बच्चा बोर फील करता है। तो स्टार्टिंग में जो आप अगर बोरिंग टॉपिक को लेंगे तो सब्जेक्ट से क्या होता है, इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग वो करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये टफ है, इसलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, समझने लायक बात है। अब आप बात समझिए कि वेक्टर में हम लोग जब क्लास कर रहे हैं तो वेक्टर को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे हम लोग इसको समझेंगे कि वेक्टर का डिटेल्स कंसेप्ट एग्जाम में कैसे आएगा, चाहे वो बोर्ड्स हो या फिर कंपटीशन हो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर। वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हम लोग पहले बात करते हैं थोड़ा सा क्लास 10 का एक बेसिक टॉपिक। टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, हम और आप जिसको मेजर कर सकते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी। आप इसका माप तौल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस पेन का बात करूं तो इस पेन में आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं? क्या क्या मेजर कर सकते हैं? तो सर इस पेन का हाइट, इस पेन का ये एरिया, इस पेन का वेट, है ना, और भी बहुत कुछ इस पेन में, जैसे इस पेन का मास, इस पेन का वॉल्यूम, इस पेन का डेंसिटी, बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं। तो वो सारा क्वांटिटी जो मेजरेबल है, जिसका माप तौल करना पॉसिबल है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? तो पहला हम देख सकते हैं लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक चीज कहा था, वेट। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। मैं बताऊंगा आगे सारी बात को, सभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को मेजर करने जाते हैं तो हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज का? देखिए, आप सपोज कीजिए लेंथ को मेजर करने के, आप मास मेजर करने के, आप वॉल्यूम मेजर करने के, डेंसिटी, कोई भी चीज मेजरमेंट चाहिए, तो हम पहले देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना, उसका वैल्यू कितना है, लेंथ कितना है। आप यहाँ पे एग्जांपल में टाइम की एग्जांपल ले सकते हैं। मैं फोर्स के एरिया के बाद टाइम लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर फोर्स लिखता हूँ, टाइम, और उसके बाद फोर्स, या फिर आपको मैंने कहा वेट। वेट और फोर्स में क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटीज मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लेंथ मेजर करने के, तो लेंथ कितना है? 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हम जब भी किसी चीज को मेजर करने जाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, मान, हिंदी में कहते हैं उसे हम लोग, मान, ठीक है। मास कितना केजी, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम, ए में 10 लीटर, 5 लीटर, डेंसिटी कितना केजी, 5 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो कितना डेंसिटी, कितना एरिया, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, टाइम कितना, टाइम 2 घंटा, 3 घंटा, 5 सेकंड, 8 सेकंड, और फोर्स 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये मेजर करते हैं। उसके अलावा क्या मेजर कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। लेकिन ये डायरेक्शन सबका नहीं होता है। जिसका डायरेक्शन होगा उसका मेजर करेंगे, और जिसका नहीं होगा नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारा चीज ऐसा है जिसका डायरेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप टाइम को देख लीजिए, टाइम का डायरेक्शन नहीं होता है। फोर्स का डायरेक्शन होता है कि आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, टाइम का डायरेक्शन नहीं होता। वॉल्यूम का डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, मास, 5 केजी मास, 6 केजी मास, कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। लेंथ, अब देखिए ये लेंथ 5 मीटर, 6 मीटर, डायरेक्शन से क्या मतलब? लेंथ का लेंथ है, डायरेक्शन से क्या मतलब है? तो कुछ चीज का डायरेक्शंस होता है और कुछ चीज का डायरेक्शन नहीं होता है। अब इसमें भी मसला आता है, कुछ चीज में ऐसा लगता है कि डायरेक्शन होता है, कुछ चीज में ऐसा लगता है कि डायरेक्शन होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे लेंथ लिया था, लेंथ, ये देखिए लेंथ, सर ये तो डायरेक्शन है इसका ना, सर देखिए ये भी तो डायरेक्शन है ना। तो सब फील होता है आपको कि लेंथ का डायरेक्शन है, समझ रहे ना। लेकिन हम लोग जब लेंथ का बात करते हैं तो डायरेक्शन का बात ही नहीं करते हैं, बोलते डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों? सवाल, पहला सवाल। टाइम का देखते हैं, सर टाइम का भी तो डायरेक्शन हो सकता है ना, पुराने जमाने से नए जमाने की तरफ, ये भी डायरेक्शन है ना। 8 से 9 एक डायरेक्शन जा रहा है, एक तरफ फ्लो कर रहा है। सर ऐसा लग रहा है क्या कि कहीं ना कहीं लेंथ और टाइम का डायरेक्शन हो रहा है। लेकिन जब कभी भी हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं तो लेंथ और टाइम का डायरेक्शन को हम मेंशन नहीं करते, नहीं इसका डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है। अब ये क्या मसला है? तो कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में एक मसला क्रिएट हो रहा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है डायरेक्शन को लेकर के, डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करें, है कि नहीं है। और अगर है तो दोनों केस में है। इस केस में ले रहे हैं जैसे फोर्स का डायरेक्शन को ले रहे हैं, टाइम का डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं, लेंथ का डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं। तो क्यों फोर्स के डायरेक्शन को क्यों कंसीडर किया जा रहा है और लेंथ और टाइम के डायरेक्शन को कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल उठता है। देखिए, आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल है बहुत अलग है, मैं यूनिक तरीके से पढ़ाता हूँ। रीजन क्या है?
क्योंकि कंपटीशन का बात किया जाए तो जो भी साइंस का बच्चा होता है उसका जो मेन कंसेप्ट यही होता है साइंस लेने का कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनूं। ऐसा वो सब ऐसा रैंक ला करके डॉक्टर इंजीनियर बनने से फायदा नहीं है। तो आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत टफ है। कंपटीशन टफ होने का रीजन क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं होता है, और बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं होने की वजह से वो हार्डर प्रॉब्लम के साथ अपना कंसेप्ट को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, छोटे-छोटे बात को जोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और वहां तक जाऊंगा जहां तक कोई टीचर नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ टीचर ऐसा होता है जो खुद को दिखाएगा कि देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत हार्ड है, ये है वो है, और आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको फील होगा ये तो बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत बड़ा टीचर है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको दावा करता हूँ दुनिया का सबसे हार्ड कंसेप्ट और सबसे हार्डर प्रॉब्लम, कितना भी गधा क्यों बच्चा ना हो, एकदम गधा का गधा जैसा बच्चा हो, एकदम गधा बेवकूफ बच्चा हो, ठीक है, एकदम बेवकूफ हो, एकदम गधा वाला बच्चा हो, तब भी मैं उस बच्चा को भी क्लियर कर दूंगा कि वो हार्डर प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो ऐसा होता नहीं है कि हार्डर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो आईटी का हो गया और बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है और सामने वाले का जो बेसिक है, फंडामेंटल जो है फिजिक्स का वो अच्छा है, तो आप स्टूडेंट हो या टीचर हो उनके बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होगा। रीजन क्या है कि बोथ साइड से जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट वो अच्छा है। तो स्टूडेंट के साइड से मिनिमम रिक्वायरमेंट यही होना चाहिए कि उसका फंडामेंटल जो फिजिक्स है, उसका जो बेसिक फिजिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। और टीचर के साइड से क्या होना चाहिए कि टीचर किसी चीज को बेसिक से लेकर के मिड लेवल से लेकर आकर के एक स्टेप में वो टॉप लेवल तक जाए, ठीक है, तब जाके तब सब कुछ क्लियर होगा। तो अभी मैंने सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट किया है वो क्रिएट किया डायरेक्शन से, है ना। फिलहाल मैं आगे कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी में अगर बात किया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब इसमें से किसको हम डालेंगे स्केलर में, किसको इसमें वेक्टर में। तो देखिए मैग्नीट्यूड है इसका, हाँ है, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, हाँ है, डायरेक्शन नहीं है। मैंने बताया लेते हैं डायरेक्शन नहीं लेते, क्यों नहीं लेते मैं बताऊंगा। वॉल्यूम का डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डेंसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं, एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं। टाइम का देखिए एरिया का बात करेंगे तो एरिया एक तरह से एरियल वेक्टर भी बनता है। तो ये अभी आप मत समझिए, डिटेल में चला जाना होगा बहुत डिटेल में, क्योंकि एरिया भी वेक्टर बन जाता है। अभी तक हम लोग यही पढ़े 19 तक कि एरिया वेक्टर नहीं है, स्केलर है, लेकिन अभी एरिया वेक्टर बन जाएगा, वो बात दिखाऊंगा आपको, उसको किससे कीजिए इसी टॉपिक में हो जाएगा वेक्टर के एंड तक। टाइम ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। अच्छा फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अभी हम लोग जो गिवन लिस्ट है, इस गिवन लिस्ट में सिर्फ एक ही ऐसा क्वांटिटी है, एक ही ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। मतलब कि फोर्स का हम मैग्नीट्यूड भी मेजर करेंगे और डायरेक्शन भी मेजर करेंगे, लेकिन बाकी चीज का मेजरमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में होगा। तो वो सारा फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट के दौरान हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अब समझिए बेसिक, ये 9 के हिसाब से इतना ही था, है ना। अब पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अब मैं इसके साथ डिटेल में आऊंगा कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसको पहले आप नोट कीजिए। अब देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर है क्या एक्चुअली, ठीक है। फिलहाल एग्जांपल से हम लोग समझ गए सब कुछ। तो अभी क्या लिखना है, स्केलर क्वांटिटी, ध्यान दीजिए ये है स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी को शॉर्टकट में क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, वो तो मैग्नीट्यूड बोलता है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ वैल्यू होगा, ठीक है। एग्जांपल का बात की जाए तो यहाँ एग्जांपल क्या क्या आ सकता है। एग्जांपल यहाँ पे आ सकता है, मैंने बहुत कुछ लिखा था अभी, टाइम, लेंथ को बहुत लोग हाइट लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत कुछ, ठीक है, आप देख लेंगे बहुत सारा था एग्जांपल। अच्छा अब आते हैं हम लोग का जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग के फिलहाल अभी के कंसेप्ट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब समझिएगा
कि हम लोग बचपन में मतलब 9-10 में पढ़े हैं। मैंने लिखा वही चीज जो मैंने अभी बात किया। क्या बात किया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेजरमेंट के लिए होगा उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब वेक्टर कैसा क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सवाल ये है कि क्या सर वो हर एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो क्या वेक्टर कहेंगे? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये लिखा हुआ है कि हाँ जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको हम वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन पे। थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, बात करते हैं। देखिए कई बार बुक्स में लिखा होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन और कई बार लिखा होता है ओनली डायरेक्शन। तो क्या सर कि हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखेंगे या डायरेक्शन लिखेंगे? तो इसको पहले क्लियर करते हैं। अगर मान लो कि मेरे यहाँ क्लास में सपोज कर लेते हैं कि अभी 30 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, ठीक है, क्लास 12 या 11 जो भी है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी बैच की बात कर रहा हूँ। अब क्या है उसमें एक लड़का का नाम है ओम, एक लड़की का नाम है शांति और एक लड़का का नाम है कुछ भी मान लेते हैं, चलिए सचिन मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि सचिन कहाँ पर है, मैंने पूछा कि सचिन कहाँ पर है, तो सारे लोग जो क्लास में वो दिखा रहे हैं क्या कि शांति की तरफ दिखा रहे हैं कि ये सचिन है। और अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम क्लास करने आ रहा हूँ तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये लड़की का नाम सचिन है और मैं नहीं जानता हूँ सचिन कौन है, तो मुझे लगेगा शायद यही सचिन है ना। लेकिन अचानक उसमें से एक लड़का और है जो बता रहा है सचिन की तरफ दिखा रहा है, अब वो उंगली दिखा रहा सचिन की तरफ, तो मैं सोचूंगा अच्छा ये भी सचिन है वो भी सचिन है। उसमें से एक और लड़का है वो ओम की तरफ दिखा रहा है, ये भी सचिन है। और अब देखिए एक चीज को दिखाने के लिए तीन डायरेक्शन आ गया, तो मैं क्या हो गया कंफ्यूज। क्योंकि डायरेक्शन क्यों यूज करते हैं? डायरेक्शन किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं कि हाँ ये किया, इसका नाम सचिन है, ये पंखा है, ये दूध है, ये खाना है, ये पीना है, ये पार्क है, ऐसे ये। तो एक चीज का चाहे वो कोई भी चीज हो एक ही डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर आप किसी चीज का एक से दो डायरेक्शन क्रिएट करते हैं, 3 4 5 क्रिएट करते हैं तो डायरेक्शन लेस होता है। अब मुझे मालूम ही नहीं क्लास में कौन सचिन है, कंफ्यूज हो गए, बड़े यार तुम लोग क्या कर रहे हो, सही से बताओ सचिन कौन है। क्या हुआ डायरेक्शन का कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो वो डायरेक्शन जो नंबर ऑफ डायरेक्शंस को लेकर के आता है, जब किसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन यूज नहीं करते हैं तो वो चीज क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है। तो आज की बात याद रखेंगे, अगर किसी चीज में किसी फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम लोग को बहुत सारा डायरेक्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया ना पिछले कई चीजों में हम लोग डायरेक्शन को यूज नहीं किए, उसका डायरेक्शन कंसिडर नहीं किए, क्यों? इसके पीछे आंसर कुछ यहीं से है। क्या है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास या किसी भी चीज के पास एक से ज्यादा डायरेक्शन है मतलब कि डायरेक्शन लेस है, उसका डायरेक्शन तो बहुत वैल्यू नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, डायरेक्शन लेस, डायरेक्शन की बात ही नहीं करना है, डायरेक्शन उसका ही देखा जाता है इसका डायरेक्शन होता है जो अपना डायरेक्शन फिक्स रखता है। पंखा कहाँ है सर, ये पंखा है, देखिए फिक्स डायरेक्शन है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पंखा ये पंखा नहीं वो पंखा नहीं वो पंखा वो एसी नहीं एसी पंखा है, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे बात ना। तो आप डायरेक्शन के साथ स्पेसिफिक यूज करें या फिर नहीं करें, डायरेक्शन का मतलब भी होता है स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। तो ये चीज को समझाने के लिए, इस पॉइंट पे जोर डालने के लिए बहुत जगह पे लिखा होता है स्पेसिफिक, समझ रहे हैं ना, ताकि बच्चे के माइंड पे जोर पड़ जाए। वो सभी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है तो वो वेक्टर कंसीडर नहीं होगा, समझ गए ना। तो इतना समझ आ गया कि अच्छा डायरेक्शन में इतना मामला आ रहा है कि सबका डायरेक्शन कंसीडर नहीं होगा, उसी का होगा जिसका स्पेसिफिक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है क्या सर, ठीक है अब हम समझ गए। अब मान लीजिए सर क्या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा क्या वो श्योर वेक्टर होगा? तो हम सोचेंगे, तुम भी सोचोगे सर आप तो डिफिनेशन जैसा लिखे हैं उसके हिसाब से तो श्योर हो गया कि अगर किसी के पास, जैसा आप बता रहे, जैसा सर आपने लिखा है उसके हिसाब से अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड है और स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा। तो तुम बोलोगे हाँ सर होगा, तुम जैसे हाँ बोले हम क्या बोले, नहीं गलत क्या, तुम्हारा स्टेटमेंट 100% श्योर नहीं होगा, मतलब कि अभी भी कुछ गुंजाइश है यहाँ पे कि हो सकता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और स्पेसिफिक डायरेक्शन है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो वेक्टर नहीं है। अच्छा ये भी बात है, तो अब वो मसला क्या है? तो आप पहले तो कोई ऐसा एग्जांपल दिखाइए, पहले तो आपको ऐसा एग्जांपल आप तो बोल दिए कि ठीक है ऐसा एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि किसी के पास मैग्नीट्यूड भी है स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है फिर वेक्टर नहीं है, कोई ऐसा एग्जांपल है क्या आपके पास सर? तो हम बोलेंगे हाँ मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है
इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। तो बताइए सर। तो हम बताते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। सर वो क्यों, वो क्यों इलेक्ट्रिक करंट, मैं बताता हूँ क्यों। सब रखिए, बताता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं, सब कोई पढ़ा है, हर कोई जानता है आई से दिखाते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या नहीं है ये जानने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले इलेक्ट्रिक करंट को जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चाहिए भाई, तो ये सिंपल मान लेते हैं, करंट तो तार में होता है ना, वायर में होता है ना। तो मैंने एक वायर लिया और वायर में मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, ये क्या है, 2 पॉइंट है, ठीक है। और 2 पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। मैंने अभी ये नहीं बोला कि करंट फ्लो कर रहा है, मैंने क्या बोला कि चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे Q क्या हो गया, चार्ज। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे मास का यूनिट केजी होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, है ना। तो हम लोग जानते हैं, शॉर्टकट में इसको हम लोग सी लिखते हैं, कूलम। हो गया। कोई भी चीज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है तो क्या वक्त नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है, लगता है ना, कुछ ना कुछ तो लगता है। जब अगर छोटा डिस्टेंस होगा तो कम लगेगा और बड़ा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा लगेगा, लेकिन टाइम तो लगता जरूर है। तो इस चार्ज को भी ए से भी जाने में टाइम क्या लगा, मान लीजिए टी सेकेंड। क्या लगा, टी क्या है यहाँ पे, टी यहाँ पे टाइम है, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। एसआई का बात करिए, सीजीएस टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है, ठीक है। लेकिन कूलम जो है ये एसआई यूनिट होता है, सीजीएस का मैंने भी दिखाया नहीं आप लोगों को और रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसका, क्लास 12 में है चार्ज। अच्छा, इसको सॉल्व करने किसे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ए से बी तक टी सेकेंड में कौन गया, चार्ज गया क्यू। तो कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इस वायर में टी सेकेंड में क्यू चार्ज गया। अच्छा भैया, टी सेकेंड में 2 चार्ज गया, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज जाएगा, तो 1 सेकेंड में क्यू बाई टी चार्ज आएगा। क्या जाएगा, क्यू बाई टी चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा, क्यू बाई टी चार्ज आएगा, तो ये क्यू बाई टी को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये जो क्यू बाई टी दिख रहा है ना, आप लोग के फॉर्मूला में लिखा हुआ था, याद है, इज इक्वल टू करंट, है ना, क्लास 9-10 में हम पढ़े, इज इक्वल टू करंट। अच्छा, करंट क्या है, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी इज इक्वल टू चार्ज इन 1 सेकेंड। क्या, चार्ज इन 1 सेकेंड, क्या, चार्ज इन 1 सेकेंड। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है उसको करंट बोलते हैं। तो बिल्कुल हाँ, 1 सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। सर अगर मान लीजिए 2 सेकेंड में होगा तो नहीं बोलेंगे। 2 सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को 3 सेकेंड में, 1 घंटा, सॉरी 15 मिनट में, 20 मिनट में, मतलब नहीं, एक यूनिट में, यूनिट मतलब पर सेकेंड, 1 सेकेंड। तो कोई भी चीज 1 सेकेंड में हो तो उसको बोलते हैं रेट। जैसे कि मैं 1 घंटे मैं 1 सेकेंड में 1 रोटी खा लेता हूँ, सपोज, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। ये मैं 1 सेकेंड में 4 बिस्किट खा लेता हूँ, तो मेरा रेट क्या हो गया कि मैं 1 सेकेंड में 4 बिस्किट, 2 सेकेंड में 8 बिस्किट। तो 8 बिस्किट मेरा रेट नहीं है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। रेट क्या है मेरा, 4 बिस्किट 1 सेकेंड में। तो कोई भी चीज अगर 1 सेकेंड में हो तो उसको रेट बोलते हैं। तो बोले, कोई पूछेगा आमिर सर के बिस्किट खाने का रेट क्या है, तो तुम बोले सर 4। क्यों, क्योंकि आमिर सर 1 सेकेंड में 4 बिस्किट खाते हैं, समझ गए ना। तो ये चीज है। तो कोई भी चीज अगर 1 सेकेंड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट। तो ये क्या हो गया, रेट है। क्या चीज का रेट है, फ्लो होने का, किसके फ्लो होने का, चार्ज का। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के बाद समझ गए कि करंट क्या होता है, 1 सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आप देखिए कि अगर इसको आगे कंटिन्यू किया जाए तो करंट को आप देखेंगे, तो मैंने दिखाया वायर में करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन, और वो भी एक फिक्स डायरेक्शन है। ऐसा नहीं वैसे तो घूम फिर रहा है, नाच गा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे भी जा रहा है, अगर तार सीधा है तो ऐसे भी जाता रहेगा। हाँ, तार मुड़ जाएगा तो घूम सकता है, लेकिन जहां तक वो जिस पॉइंट के बीच जा रहा है वो अपने आप अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो फिक्स रख रहा है। तो दिमाग में पैदा होने लगेगा बहुत सारा सवाल कि सर अभी तो आपने बताया था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा तो उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। तो करंट तो ऐसा लग रहा है कि वेक्टर ही है ना, ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है ना। अच्छा, करंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट, तो यहाँ की I इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो Q होता है कूलम, टाइम होता है सेकेंड, और इसको बोलते हैं पूरा मिलाकर एक बार में एम्पियर, है ना। क्या बोलते हैं, एम्पियर। मतलब 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, है ना, कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है तो 1 कूलम चार्ज, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है तो 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, क्योंकि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम। अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम पास करेगा तो क्या करंट क्या होगा, 2 एम्पियर, है ना। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज होगा, 1 सेकेंड में जितना चार्ज आएगा उतना करंट होगा, तो यूनिट हो गया एम्पियर।
अच्छा, मैग्नीट्यूड भी है इसके पास कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, और डायरेक्शन भी है स्पेसिफिक। तो ये तो सब पूरा का पूरा हरकत ऐसा फील हो रहा है कि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब इसको देखते हैं लोग आगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको कि वेक्टर है या नहीं। अब एक बात समझिए, यहाँ कुछ वर्ड है डायरेक्शन, मैं उसको क्लियर करता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की तरफ आने से पहले मैं बेसिक टॉपिक की तरफ जाता हूँ, फोर्स की तरफ जाता हूँ। और सभी को मालूम है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास में मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और इस बेचारे के पास भी मैग्नीट्यूड है और इसके पास भी स्पेसिफिक डायरेक्शन है। दोनों एकदम सिमिलर दिख रहा है। तो हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे कि कैसे ये वेक्टर बना और कैसे वेक्टर ये नहीं बना। करते हैं स्टार्ट। ये मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है, और मैंने आप लोगों को कहा कि मैं इस पेन को पुल कर रहा हूँ। अब किसी भी स्टूडेंट के हाथ में मैंने, मान लीजिए किसी के हाथ में पेन दे दिया, और मैंने उससे कहा तुम एक काम करो, इस पेन को पुल करो। तो वो पुल किया लेकिन पुल नहीं कर पा रहा। तो मैं बोला पुल करो, तो बोलेगा सर मैं तो पुल कर रहा हूँ। तो बोले तो फिर पेन तुम्हारे जा क्यों नहीं रहा? सर आप भी तो पुल कर रहे हैं, यही ना बोलेगा। तो इसका मतलब हम भी पुल कर रहे हैं, वो भी पुल कर रहा है, पेन कहीं नहीं जा रहा है, पेन कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब साफ हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है, बेचारा वो बंदा इधर से अगर मान लीजिएगा 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ये भी कितना लगा, हम भी कितना लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तभी तो मूव नहीं कर रहा पेन। ना तो मेरी तरफ पेन आ रहा है, ना ही उसकी तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि बोथ साइड से फोर्स क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पेन के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल कितना फोर्स, टोटल मतलब एडिशन, टोटल मतलब क्या होता है, एडिशन, है ना। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी 10 लगा रहा हूँ, 10 प्लस 10 मिला करके 20 हो गया। और कुछ लोग सोचते होंगे नहीं सर 20 कैसे हो जाएगा, 20 कैसे होगा, गलत है, 20 आंसर नहीं होगा। तो मैं पूछूंगा कितना होगा, तो बोलेगा सर 0 होगा ना। क्यों 0 होगा? क्योंकि हम तो क्लास 19 में पढ़े थे न्यूटन्स लॉ में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स होता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, वो कहीं जाता है फोर्स की वजह से। लेकिन ये तो कहीं जा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है। क्योंकि अगर इसके ऊपर नेट फोर्स होता, जैसे कि तुम बोले 20 है, तो अगर 20 फोर्स है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा, रुका हुआ क्यों है ना। तो बोलेगा हाँ ये बात भी सही है, तो ये रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 + 10 मिलाकर क्या हो गया 0। अब बोलेंगे सर ये कैसा एडिशन है सर कि 10 + 10 मिलाकर 0 हो गया। तो कुछ बच्चा सर मैं बताऊंगा सर, तो बोलेगा क्या, तो सर यहाँ पे क्या है ना, ये फोर्स जो है इसके अपोजिट ऐड कर रहा है, इसीलिए ये फोर्स उसके फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है। जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो अपने इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो ये जो तुम इफेक्ट दिखा रहे हो कि ये 10 और 10 = 0, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम जोड़ के और डायरेक्शन का इफेक्ट ले रहे हो, है ना। क्यों 10 + 10 यहाँ पे 20 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो 10 अपने दूसरे को कैंसिल कर दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसको लिखेंगे 10 - 10, जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 - 10। अब बोलेंगे सर ये कैसा एडिशन है कि आप बोल रहे हैं 10 जोड़ रहे हैं और लिख रहे हैं 10 - 10, सब मामला क्लियर होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है। आज तक हम क्या जोड़े हैं, 10 + 10 20, 2 + 3 5, है ना, यही देखें ना। तो ये जो हम लोग जोड़ रहे हैं 2 10 3 4 5, क्या जोड़ रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिर्फ किसका होता है, स्केलर का। अच्छा स्केलर का होता है। तो ये जो ऐड करने का प्रोसेस है वो किसको ऐड करने का प्रोसेस है, 10 + 3 = 13, 5 + 6 = 11, ये सब मैग्नीट्यूड जोड़ने का प्रोसेस है, स्केलर को जोड़ने का प्रोसेस है। ये वेक्टर जोड़ने का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड जुड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड होता है। लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसके एडिशन में मैग्नीट्यूड भी ऐड होगा, डायरेक्शन भी ऐड होगा, इसीलिए इसका ऐड करने का तरीका अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे 10 + 10 क्या है 0 हुआ। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं और डिटेल में सब कुछ आगे और बताएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, अब मान लीजिए कि मैंने बोला बच्चा तो पेन पुल करो, वो पुल कर रहा, मैं उधर ही धक्का मार दिया तो पेन भाग जाएगा उसकी तरफ, है ना, ऐसा ही होगा ना। तो अब सेकंड केस में क्या होने वाला है, सेकंड केस में जिधर वो स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है मैंने भी फोर्स उधर ही लगा दिया। तो अब बोलेगा सर अब 10 + 10 कितना होगा, सर अब तो पक्का 20 होगा। मैं बोला हाँ राइट है। तो सेम इस केस में भी 10 और 10 जोड़े तो 0 आ गया, इस केस में 10 और 10 जोड़े तो 20 आ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया तो रिजल्टेंट आंसर, रिजल्ट चेंज हो गया। अच्छा, तो ये मामला समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन का इफेक्ट है, डायरेक्शन का इफेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है
तो उसके एडिशन में अगर डायरेक्शन का इफेक्ट आ रहा है तो मतलब वो डायरेक्शन में डिपेंड करता है। तो इससे पता चला कि डायरेक्शन चेंज की तो आंसर चेंज हो गया। इसका मतलब कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन में डिपेंड करता है, सिर्फ डायरेक्शन नाम के लिए नहीं है। अब मैं पूछूंगा, अगर मान लो कि मैं फोर्स ऐसे लगाता, ऐसे 10 न्यूटन, अब बताओ आंसर कितना होगा 10 + 10? तो कोई भी आंसर दे नहीं सकता। कुछ बोले आंसर 20, कुछ बोले 0। सर नहीं, क्लियर नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, सर दिया है तो ये इधर, तो आपके देखने के लिए दिया है। मैं पूछूंगा क्या है तो आप क्या बोलेंगे? कुछ वैल्यू बता पाएंगे डायरेक्शन का? सर डायरेक्शन का वैल्यू भी होता है क्या? नहीं, डायरेक्शन का वैल्यू तो नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका होता है। कैसे सर? कैसे पता चलेगा डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है? तो वो पता चल रहा है एंगल से। किससे पता चल रहा है? एंगल से पता चल रहा है। कैसे सर? इसका एंगल कितना है? 180। अच्छा, इसका एंगल कितना है? सेम डायरेक्शन में दोनों 0 डिग्री 180। अच्छा, इसमें 0 डिग्री, इसमें सर नहीं दिया हुआ है। एंगल कहाँ है? एंगल कुछ दिया है कि नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये उसके एंगल से पता चलता है। किससे? 180, अच्छा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। 0 डिग्री, अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में। 90 डिग्री, अच्छा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये सर एंगल तो नहीं दिया है, कैसे पता है? समझ गए? यही बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया होता है, ये फोर्स के बीच एंगल दिया हुआ है, ये फोर्स के बीच एंगल दिया हुआ है, तो दो फोर्स के बीच में अगर एंगल दिया होता है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। और वेक्टर का डायरेक्शन एंगल पे डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन चेंज, आंसर चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका एंगल नहीं दिया हुआ है। एंगल नहीं दिया मतलब डायरेक्शन नहीं दिया एग्जैक्टली। और जब डायरेक्शन मालूम ही नहीं है तो हम लोग रिजल्ट कैसे निकालेंगे? क्योंकि वेक्टर का तो एडिशन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट पे, सॉरी वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया है। ऐसे पॉसिबल नहीं है, नहीं पता कर सकते, देना होगा। अब उसी तरह से फाइनल कंक्लूजन ये निकला हम लोग का कि फोर्स जो है या फिर वेक्टर जो एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, और वो क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन का इफेक्ट उसके एडिशन पे होता है। और इन लोगों का ऐड करने का एक अलग तरीका होता है, वो स्केलर लॉ फॉलो नहीं करता है, वो इसके लॉ से ऐड नहीं होता है, इनका अपना लॉ होता है। उस लॉ को क्या बोलते हैं? उस लॉ को बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये अपना तरीका रखेगा, हम अपने लॉ से ऐड करेंगे जिसमें डायरेक्शन का एडिशन भी होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ दिखाया। अभी डिटेल में नहीं दिखाया मैंने, डिटेल में पूरे प्रूफ के साथ एरो प्लस माइनस कब होगा कब नहीं होगा सब दिखाऊंगा। अभी मैंने समझाने के लिए हमने प्लस लिखा है, बहुत जगह माइनस भी आ जाएगा। सर ये कैसा एडिशन है, माइनस कैसे आ गया? वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब वैसे ही जैसे इसको देखे थे, अच्छा ये एक वायर है, इसमें फ्लो कर रहा 3 एम्पीयर करंट। कितना करंट फ्लो कर रहा? 3 एम्पीयर। और ये एक और वायर है, इसमें फ्लो कर रहा 6 एम्पीयर करंट। कितना फ्लो कर रहा? 6 एम्पीयर। दोनों को मिलाकर एक रिजल्ट बना लिया, एक और नया वायर, मतलब कि इसमें जो रिजल्ट करंट क्या होगा, इन दोनों का करंट इसमें जाएगा रिजल्ट। अच्छा देखिए, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 एम्पीयर करंट। अच्छा 3 एम्पीयर करंट का मतलब क्या होता है? तो करंट का मतलब ये होता है चार्ज पर सेकंड। अच्छा यहाँ पे 3 है, मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है? 3 कूलम, है ना। तो 3 एम्पीयर करंट का मतलब ये भी हो सकता है 3 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, है ना। अच्छा 6 एम्पीयर का मतलब क्या हो गया? 6 एम्पीयर का मतलब हो गया 6 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड। अच्छा 6 एम्पीयर हो गया। तो इस वायर में 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है? 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज आ रहा है। अच्छा इस वायर में 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है? 1 सेकंड में 6 कूलम चार्ज आ रहा है। दोनों मिलाकर 1 सेकंड में यहाँ कितना आया? एक साथ ही टाइम पे एक साथ चल रहा है ना, अलग अलग थोड़ी ना, ऐसा नहीं कि वो 1 सेकंड चल लिया फिर उसके बाद ये स्टार्ट किया। सबका टाइम एक साथ चल रहा है, किसी को टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा है, किसी को कम नहीं, सेम टाइम में सब चल रहा है। तो यहाँ से 1 सेकंड में, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 6 और 3 9 कूलम चार्ज आ गया। कितने देर में आया? 1 सेकंड में। तो अच्छा इसमें करंट कितना हो गया? 9 एम्पीयर। आप देखिए ये जो 9 लाने का तरीका है वो कैसे आ रहा है? 3 और 6 को मैंने जोड़ने से क्या आ गया? 9 आ गया। 3 एम्पीयर 6 एम्पीयर 9 एम्पीयर, तो नॉर्मल ऐड हो गया स्केलर की तरह से। तो सर अभी तो इसमें वो तो ऐसा तो इसमें भी हुआ था नॉर्मल ऐड, देखिए तो इसमें भी हुआ था। तो चेक करने के लिए क्या किया गया था? डायरेक्शन को चेंज किया गया था। अच्छा डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, अगर डायरेक्शन चेंज करने से आंसर चेंज होगा तो इसका दो फैक्टर है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो अच्छा इन दोनों का डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? एंगल को चेंज करेंगे। आप सपोज कीजिए थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिए और चेंज कर दिए और ऐसे कर दिया, ऐसे कुछ भी एंगल चेंज करेंगे, इसके एंगल चेंज करने से वायर का डायरेक्शन चेंज होगा। तो क्या डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ ज्यादा चार्ज आ जाएगा? चार्ज तो कंजर्वेटिव नेचर का है ना, इसमें अगर 1 सेकंड में 3 कूलम आ रहा है तो 3 ही आएगा।
यहाँ पे 6 ही आएगा। तुम तार फोकस ऐसे करो तो भी कितना पहुंचेगा, यहाँ पे 9 ही पहुंचेगा। इसका मतलब कि डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी इसका आंसर 9 ही रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके डायरेक्शन का इस पे इफेक्ट नहीं है, डायरेक्शन का इसके एडिशन पे इफेक्ट नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पे डिपेंडेंट नहीं है। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में फॉलो नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, वो हमेशा स्केलर से ऐड हो रहा है। 3 + 6 9, 3 + 6 9, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट क्या फॉलो किया स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए आज के बाद हम क्या बोलेंगे, जरूरी नहीं है कि किसी के पास मैग्नीट्यूड हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन वेक्टर ही होगा। हो सकता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो स्केलर लॉ फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए वेक्टर वो नहीं होगा। तो ये वेक्टर क्यों नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वेक्टर लॉ फॉलो नहीं किया, स्केलर लॉ फॉलो किया। तो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, having both magnitude and specific direction and obeys vector law of addition। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये हो गया कि उसके एडिशन में डायरेक्शन का इफेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन का इफेक्ट वेक्टर पे ही होता है। तो ये हुआ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। तो पिछला अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इसको बोलता है तो पूरी तरह से गलत भी नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, उसका जो भी डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन एक तरह से बहुत लोग गलत ही बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ना हो, तो इस बेसिस पे रॉन्ग भी बोला जा सकता है। समझ रहे आप लोग ना? तो इस चीज को आप समझ करके अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग वेक्टर में अब वेक्टर का सिंबल देखेंगे, उसका धीरे धीरे एंगल देखेंगे, कैसे उसको डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो देखेंगे, ठीक है? पर इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ठीक है? मैं सबको आपको किसी भी कीमत पे हर हालत में जैसे भी सपोर्ट करूंगा, और इस क्वारंटाइन पीरियड में चाहूंगा कि आप लोग कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और टाइम पास के लिए नहीं करें कुछ हो रहा है ऐसा नहीं, वैसे ही पढ़े जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं स्कूल और ट्यूशंस में, नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल डेज में, है ना? वैसे ही अपना सिलेबस को कवर करना है अच्छे से, ताकि स्कूल खोलने तक हम लोग अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक जाकर के रखें कि हाँ सेटिस्फाई है, यहाँ तक हम बहुत इतना आगे, बाकी बच्चा देखे तो बोले कि तो सब कुछ जानता है ना? ऐसे पढ़ना है हम लोग, अच्छे से नोट कीजिए इसको। अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कॉपी पेज बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। अच्छा, ये क्या है? एक वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक को ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। अगर किसी भी चीज को समझाने के लिए लेक्चर लंबा होता है तो वो कॉम्प्लेक्स वे होता है समझाने का। सबसे अच्छा बात ये है कि कोई भी टीचर उस चीज को, उस टॉपिक को कम से कम बोल करके डिस्कस कर दे, ठीक है? तो स्टूडेंट के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि सर इसे बिना ज्यादा सुने, मतलब कम से कम सुन के हम उसको समझ सकते हैं, है ना? तो ये टैलेंट दोनों साइड से होना पड़ेगा कि आप कोशिश कीजिए कम में समझने का। ऐसा क्यों? इसका बहुत सारा रीजन है, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, वेक्टर जहाँ पर स्टार्ट होता है उसको मैंने नाम दिया चलिए O, और जहाँ कंप्लीट किया उसको मैंने नाम दे दिया A। क्या नाम दिया? A, ठीक है? O जहाँ स्टार्ट हो रहा है इसका एक नाम है, इसका नाम है टेल। टेल मतलब पूंछ। अच्छा, टेल पूंछ। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ वेक्टर ओरिजिनेट होता है, तो ये ओरिजिन ऑफ वेक्टर है। टेल क्या है? ओरिजिन ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये क्या है? जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है उसको बोलते हैं हेड, सर, खोपड़ी, और इसका एक और नाम है टिप, थूथना, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे ये तो बता रहा है डायरेक्शन, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है डायरेक्शन का। तो आज के बाद किसी वेक्टर का डायरेक्शन देखना होगा तो उसका थूथना देखेंगे, उसका खोपड़ी देखेंगे, उसका हेड देखेंगे उसका, ठीक है? तो इससे पता चल गया। अच्छा, वेक्टर स्टार्ट कहाँ हुआ तो क्या देखेंगे? उसका पूंछ देखेंगे, टेल देखेंगे, पूंछ के पास देखेंगे, समझे ना? पूंछ बोलने में बहुत मजा आता है। अच्छा सर, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो होगी, चलिए वेक्टर स्टार्ट कहाँ होगा? ओरिजिन पे। वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हेड, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा वेक्टर का? तो मैग्नीट्यूड, समझिए बात को अच्छे से, मैग्नीट्यूड वैल्यू समझिएगा आराम से। कोई यहां से यहां तक चला 10 मीटर, कोई यहां से यहां तक चला 15 मीटर, कोई यहां से यहां तक चला 20 मीटर। डायरेक्शन का बात की जाए, वो भी इधर ही गया, वो भी इधर गया, वो भी इधर गया। अच्छा, ये कौन सा वेक्टर है? पढ़े ना 10 में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलना है ना, चल रहा है वो,
मैंने वैल्यू दिया है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट 3 है। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी भाई लोग, सॉरी बहुत बहुत माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो ये क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 है और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है। ओह नो, समझ गए, मामला क्लियर हो गया। अच्छा, वेक्टर का लेंथ मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना, ये हो गया। तो सर आपके डिस्प्लेसमेंट समझा दिए, वेक्टर तो और बहुत सारा है और भी बहुत कुछ वेक्टर है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने तो ये नहीं बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वेक्टर है। कोई भी वेक्टर का जो लेंथ होता है मैग्नीट्यूड जाता है। अगर सपोज के लिए वेलोसिटी होगा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी इधर है, इधर है, कितना है वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। अब एक कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए आज के बाद जो वेक्टर का लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो लेंथ से मतलब नहीं है, क्योंकि लेंथ अगर आप उसको ऑलवेज लेंथ थिंकिंग में रखेंगे, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। सर इसका यूनिट फिर मीटर पर सेकंड कैसे हो गया? तो वेक्टर के लिए जो लेंथ है वो लेंथ नहीं रहा, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लेगा वो 10 मीटर, 5 मीटर, x मीटर। और अगर वो लेंथ जो वेक्टर का है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो मीटर पर सेकंड। अगर वो फोर्स है तो न्यूटन, लेंथ ही है। तो आज के बाद लेंथ अब लेंथ नहीं रहा वेक्टर का, वो क्या है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसलिए O से लेकर के A तक ये पूरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अगर लेंथ बढ़ता है तो हम लोग मैग्नीट्यूड को समझेंगे कि बढ़ रहा है, और अगर लेंथ घटता है तो क्या समझेंगे, मैग्नीट्यूड घट रहा है। अब सपोज कर लीजिए कि 1 किलोमीटर कोई चल रहा है, तो क्या आप बोर्ड पे 1 किलोमीटर चलाएंगे क्या? 1 किलोमीटर लिखेंगे ऐसे लिखे 1 किलोमीटर तक क्या नहीं क्या? ऐसा नहीं होता है। जो भी गया उसको हम लिख देंगे 1 किलोमीटर। ये देखने में बड़ा है, आप लिख दिए इसको 0.5 किलोमीटर। ये और बड़ा है, इसको आपने लिख दिया 10 किलोमीटर, इसको आपने लिख दिया 5 किलोमीटर। हालांकि ऐसा करना गलत होगा, आप क्यों बड़ा दिखा रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी आपने लिखा है वहां पे, तो यहाँ पे कुछ भी लेंथ बना के लिख देंगे, उसके जो भी लिख दिया लेंथ उतना नहीं होगा रूल के हिसाब से। लेकिन अगर आप इधर सेम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि कम से कम छोटा वाला को बड़ा नहीं दिखाएगा। आप ये कर सकते हैं कि आप 1 किलोमीटर दिखा दिए, इसको 15 किलोमीटर दिखा दिए, ये कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की कोई दिखा। लेकिन आप 3 को दिखा रहे हैं बड़ा और 15 को दिखा रहे हैं छोटा, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है। करने को कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये पकड़ में हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है बंदा। तो आज के बाद याद रखेंगे कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। देखिए मैंने भी एग्जांपल्स नहीं दिया कि वेक्टर एग्जांपल्स क्या क्या है, ठीक है। इसको यार दिखाने के बाद एग्जांपल दे दूंगा साथ में। अब क्या है कि मैग्नीट्यूड हो गया। अब सवाल ये है कि सर मान लीजिए हमको लिखना होगा, ऐसे बार-बार क्या एरो बनाया जाएगा, लेटर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे O से, ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये उसका हो गया डायरेक्शन। देखिए वेक्टर तब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अगला कैसे मानेगा, कैसे समझेगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। हो सकता है एक लेंथ हो, इसके पास कोई डायरेक्शन का मसला नहीं है ना, डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सभी के पास है, सिर्फ आपने वही लिखा, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन कहां है, तो कैसे पता चलेगा वेक्टर, सीधे हमें एरो देना जरूरी है। समझ गया ना आप, क्लियर है। तो ये हो गया वो डायरेक्शन के साथ। तो बहुत लोग के अंदर में एक गलतफहमी पलता रहता है। क्या फहमी पलता है, गलतफहमी, अच्छा इस बार ये इधर जा रहा था ना तो इसलिए एरो इधर नहीं है अब शायद। सर अगर मान लीजिए कि ये OA वेक्टर जो है वो इधर नहीं जा करके ऐसे दिखाया जाता, OA, O और A, तो इसको अगर हम लोग लिखते तो OA और ऐसे लिखते क्या, तो मेरा जवाब है एकदम गलत। कैसे लिखते, तो ऐसे ही लिखते, ऐसे लिखते, हाँ। तो अगर मान लीजिए वो ऐसे नहीं, वो इधर ऐसे जाता OA ऐसे, तो उसके लिए क्या ऐसे लिखते क्या, O से A गया मैग्नीट्यूड, O से A और ऐसे, तो मेरा जवाब है बिल्कुल गलत। कैसे लिखते सर, उसको भी ऐसे लिखते हैं। सर अगर मान लीजिए कैसे भी जाएगा तो OA ऐसे लिखेंगे। तो ये जो ऊपर में एरो है ना, आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, कैसे भी जाइए, ये एरो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। क्यों सर, क्योंकि ये जो एरो है वो सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि डायरेक्शन है, यहाँ पे ये बताने के लिए नहीं आ रहा कि इधर है। अब OA ऐसे जाएगा, अगर OA बाहर की तरफ आ गई, क्या बाहर निकल के आ जाएगा, कैसे आएगा बाहर, 3D कैसे दिखाएगा,
सिर्फ और सिर्फ ये जो एरो है वो बताने के लिए कि अगला बंदा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी उसके पास डायरेक्शन है। तो सर कैसे पता चलेगा डायरेक्शन किधर है? तो कैसे पता चलना है आपको डायरेक्शन किधर है? तो वेक्टर बनाना ही होगा, ये आपको बनाना ही होगा। ओ ए ये वेक्टर अच्छा इधर है, अच्छा अगर ओ ए इसके लिए यूज कर रहे हैं, अच्छा इसका डायरेक्शन नीचे, अगर आप ओ ए इसके लिए यूज कर रहे हैं, अच्छा इसका डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन क्या है उसके लिए आपको ये बनाना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा बात, कई बार लोग ओ ए नहीं मान को पूरा को एक बार में स्मॉल ए मान लेते हैं, जैसे ऐसा स्मॉल ए स्मॉल ए एक बार इसको स्मॉल ए तो वो लोग कहते हैं बस स्मॉल है और कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही रहेगा। वेक्टर कितना है? इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है और डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है और डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है और डायरेक्शन डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप दिल करे ऐसे भी कर सकते हैं, दिल करे ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि अगर ये एरो यूज करेंगे डिफरेंट वेक्टर्स के लिए, लाइक वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपको ये तो मालूम होगा कि स्पीड मैग्नीट्यूड स्पीड स्केलर है, वेक्टर नहीं है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, ये तो रीजन मालूम होगा। ठीक है, तो ये रीजन मैं आपको बता दूंगा सर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वेक्टर के एग्जांपल में समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एक पॉइंट आता हूं। अगर आप मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, मान लीजिए ये आपका घर है, ये होम है, मैं इस मान लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं कि मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये मेरे घर से कुछ दूरी पे स्कूल है। क्या है? स्कूल है। तो अब क्या है कि मैं घर से निकला और मेरा भाई घर से निकला और डायरेक्ट स्कूल चला गया, सीधे स्कूल चला गया। ठीक है, एकदम चुपचाप सीधे स्कूल गया, एकदम शरीफ बच्चा है मेरा भाई, एकदम चला गया स्कूल। अब मेरा क्या है, मैं निकलता हूं आराम से, दोस्त यार मस्ती यारी करते हुए, खाते पीते घूमते फिरते ऐश मौज करते यार ये करते हुए टाउन टाउन चाव चाव करते हुए पहुंच गया कहां? स्कूल। देखिए फाइनली हम लोग दोनों कहां पहुंचे? स्कूल। हम भी स्कूल और मेरा भाई भी स्कूल। ये शरीफ कौन है? मेरा भाई है ना, लेकिन हम भी खराब नहीं है, हम भी बहुत शरीफ है। अब क्या है, मेरा भाई कितना कवर किया? मेरा भाई जो भी कवर किया हमसे कम कवर किया। हम लोग देखो क्या मस्त जलेबी बनाया, खूब चले। 2 पॉइंट के भी जाने के लिए हमको ज्यादा चलना पड़ा है, मेरे चलने का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और मेरा भाई का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। और एक खास बात है, मेरा भाई के पास एक ही डायरेक्शन है, फिक्स है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, लेकिन मेरा देखो मुझसे भी ज्यादा अमीर है, खूब डायरेक्शन, इधर भी उधर भी खूब है। तो हम तो अपने भाई से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे उसके पास तो एक डायरेक्शन, मेरे पास तो बहुत डायरेक्शन है ना, जबरदस्त। तो अच्छा कौन है? हमें ना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा डायरेक्शन, मेरे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं मजाक कर रहा हूं। तो फाइनली लेकिन जो भी है, ज्यादा है कम है, लेकिन मेरा डायरेक्शन फिक्स नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो मेरे पाथ में जो लोग जुड़ रहे हैं, मेरे पाथ में जो भी फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेगा उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मेरे साथ है। हाँ, लेकिन मेरे भाई के साथ जो लोग जुड़ेगा या जो भी फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेगा, जो भी टॉपिक में है ना, वो सब क्या हो जाएगा? वेक्टर। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना, समझ रहे ना। तो अब एग्जांपल बात करते हैं, मेरा भाई यहां से यहां तक गया, क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है? तो आंसर है सही, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस बोल सकते हैं? अरे हाँ भाई, आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस का पता मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का तो आप लोग जानते ही मतलब क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। तो क्या ये पाथ लेंथ नहीं है? आप इसको डिस्टेंस नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस है, लेकिन साथ में इसका डायरेक्शन फिक्स भी है, इसीलिए क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क हो रहा है? देखिए, डिस्टेंस पाथ लेंथ, लेकिन जिस पाथ लेंथ का या जिस डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स हो, वैसे ही डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। तो डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन फिक्स कर दिया तो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि क्या इसमें डिस्टेंस है? हाँ, इसमें डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, समझ रहे ना। क्योंकि यहाँ पे ये इसमें पाथ लेंथ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का पाथ लेंथ इसको टू डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फिलहाल ये वेक्टर या स्केलर है, तो आंसर का लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं, ये वेक्टर का लिस्ट और ये स्केलर का लिस्ट। तो यहाँ पे कौन आएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? आंसर बस है यहाँ तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का डिस्टेंस है। मैं स्पेलिंग नहीं के होता है, बाद में गलत लिख देता हूँ, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। स्पेलिंग थोड़ा खराब भी है मेरा, क्योंकि साइंस का टीचर हूँ, और कहीं पे हो सकता है कि जानने के बाद भी भूल से हो गया। अब सपोज कर लीजिए मुझे कैट लिखना है और मैंने सी डी कैट लिख दिया, तो क्या इसका मतलब ऐसा थोड़ी नहीं मुझे कैट का स्पेलिंग नहीं आता है, समझ रहे हैं? ऐसा हो जाता है। तो कई जगह पे ऐसा होगा, कहीं पे मैं एक बार राइट लिखा, कहीं पे रॉन्ग लिख दिया, और मैं गलती होता भी तो उतना ज्यादा स्पेलिंग में करेक्शन करने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है वो स्पेलिंग के चक्कर में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया।
अच्छा, इसमें कौन आएगा? डिस्टेंस। इसका डायरेक्शन स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिक नहीं है, खत्म। मैंने बताया था जिसका डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता है वो वेक्टर नहीं होता है। हो गया। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ, उसको कवर करने के लिए भाई मेरे अंदर तो कुछ गति होना चाहिए, रफ्तार होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड, इतनी स्पीड से जा रहा है, उतनी स्पीड से जा रहा है। तो भैया स्पीड मेरे पास भी होगा, स्पीड मेरे भाई के पास भी होगा, लेकिन मेरे भाई के पास जो स्पीड होगा उसका डायरेक्शन फिक्स होगा, लेकिन मेरे पास जो स्पीड होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे ऐसे होगा, है ना? तात्या जैसा होगा। तो समझ के बात ना? तो स्पीड, स्पीड का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कुछ डायरेक्शन फिक्स नहीं है। स्पीड हो गया स्केलर, लेकिन स्पीड में अगर डायरेक्शन आ जाए फिक्स डायरेक्शन तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। वो स्पीड जिसका फिक्स डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी में स्पीड होता है, वेलोसिटी में स्पीड होता है कि अच्छा इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, देखिए स्पीड का वैल्यू है। तो हर वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड होता है कि अच्छा उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो वेलोसिटी का स्पीड मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड है ना? मान लीजिए मैं भी 3 मीटर पर सेकंड, वो भी 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, मेरा 3 मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड है ना? तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 मीटर पर सेकंड, और 3 मीटर पर सेकंड क्या है? उसका स्पीड है उस वेलोसिटी का। तो ये पॉसिबल है, हो गया। तो आज के बाद याद रखेंगे, स्पीड का डायरेक्शन फिक्स है तो बन गया वो वेलोसिटी, फिक्स नहीं है तो वो स्पीड ही रहेगा। और वैसे ही आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है? स्पीड चेंज करना या वेलोसिटी चेंज करना, समझिए बात। आपने आपने इस ऑब्जेक्ट को धक्का मार दिया, इधर टपाक धक्का मारा, तो पहले वेलोसिटी पहले 0 था, अब कुछ हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, तो ये जो धक्का आपने मारा इस डायरेक्शन में, वो जा भी इसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी, ये डायरेक्शन फिक्स है या चेंज है? तो ये तो फिक्स है, तो इसको आप स्पीड बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, तो सर इसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो चेंज कौन हुआ? वेलोसिटी चेंज हुआ ना, वेलोसिटी चेंज हुआ ना, 0 से 10 मीटर पर सेकंड। किधर चेंज हुआ? इधर हो गया। तो इसके चेंज का डायरेक्शन फिक्स है, तो इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी इधर चेंज हुआ, मतलब कि वेलोसिटी इधर बढ़ा, तो एक्सेलरेशन इधर ही हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो मान लीजिए 1 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना चेंज किया? 10 से, और इधर उधर ही, इधर फोर्स है, देखो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि 1 सेकंड में देख रहे हैं ना, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स होता है, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा? इधर ही होगा, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ आएगा? इस लिस्ट में आएगा एक्सेलरेशन। और भी एग्जांपल है, शॉर्टकट लिखे। मैं एक्सेलरेशन को वेक्टर दिखाने के लिए और बहुत सारे कंसेप्ट यूज करता हूं, फिलहाल इस बार मैंने वो यूज नहीं किया, वो बहुत लेंथी बड़ा सा है, मुझे टॉपिक पे आना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, इतना काफी है। और भी बहुत सारा मोमेंटम है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। तो पूरा फिजिक्स बाकी है, एक एक करके सारा वेक्टर लिखते रहेंगे, हर चैप्टर में आएगा, पूरे मैकेनिक्स में सारा वेक्टर डिस्कस हो जाएगा, सब हो जाएगा। और बाकी जो है वो 12 में हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारा है, तो पूरे फिजिक्स में हर जगह आता रहेगा, सीखते रहेंगे। अच्छा सर, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे दिखाएंगे? अरे भैया एरो ही, क्या अलग से लाएंगे उसका कुछ हम लोग? नहीं लाएंगे एरो। अच्छा, तो एरो से दिखाएंगे आप, तो ये रहा एरो। अच्छा, ये किसका एरो है? डिस्प्लेसमेंट का। तो बस इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? इसका जो लेंथ होगा, क्योंकि ये जो आपने वेक्टर यूज किया है वो यूज किया है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसका लेंथ क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मान ली मैंने? स्मॉल डी। ये क्या हो गया? एरो, डायरेक्शन। ये इसका मैग्नीट्यूड और एरो बता डायरेक्शन, आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल डी। ये है इसका मैग्नीट्यूड डी, डिस्प्लेसमेंट, और ये उसका डायरेक्शन है ना? अच्छा, वेलोसिटी प्लस है, ऊपर जाओ नीचे जाओ दाएं बाएं कहीं भी जाओ, वेलोसिटी से जा रहे हैं, सपोज आप ऐसे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो अब जो इसका लेंथ होगा वो किसका मैग्नीट्यूड होगा? वेलोसिटी का, इसलिए v। v क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। v में भी 6 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, कुछ भी। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन नीचे है, तो इसका डायरेक्शन है ना, ये रहा डायरेक्शन है। अच्छा, एक्सेलरेशन, मान लीजिए मैंने धक्का मार दिया किसी को, उधर धक्का मार दिया, तो उधर एक्सेलरेट कर गया वो। अच्छा, ये किसके लिए यूज किया मैंने? ये वेक्टर यूज किया मैंने एक्सेलरेशन के लिए, तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या बताएगा? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैंने ये मान लिया। a में भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी। डायरेक्शन हां है, तो मैंने बना दिया, डायरेक्शन कभी भी रहेगा, इधर ही रहेगा, सिर्फ बताया डायरेक्शन है। हो गया ना? तो ऐसे करके हम उसी रिप्रेजेंटेशन को हर जगह पे यूज करते रहते हैं और कर सकते हैं और करते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं आज का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे।
अब जो है अगला टॉपिक है हम लोगों का एंगल बिटवीन टू वेक्टर से पहले ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब होता है सजाना, वेक्टर को सजा देना, ओरिएंट कर देना, उसको बिखरा हुआ कंडीशन को एक सुलझा हुआ कंडीशन में ला देना। तो क्या है ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। फटाफट लिखते हैं इसको। अब देखिए समझिए बात को, अच्छा समझिएगा। हम लोग तो पिछले टॉपिक में पढ़े कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अलग लॉ ऑफ एडिशन है, ये इसका लॉ फॉलो नहीं करेगा। आप सोचते होंगे सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन डिस्कस तो किए नहीं आप, भैया आगे वही कर रहे हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? अभी पढ़ने वाले हैं ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ने के लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सपोज कर लीजिए मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ जो बहुत भारी है, और उसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे रूम में 8-10 लोग हैं, वो लोग सब मिलकर फोर्स लगाए और शिफ्ट करके ले गए कहीं, ले गए। अब मैं बोलूंगा एक आदमी ए है, उसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, एक आदमी बी है उसने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, एक सी है उसने 16 न्यूटन लगाया। ऐसे बहुत सारा वैल्यू दे दिया मैंने। अब बोल के बोलता हूँ क्या, बताइए कि उस ऑब्जेक्ट पे सबने मिलकर कितना फोर्स लगाया? आप बता देंगे सब क्या? हम 2 बता देते हैं, सिर्फ हटाई माने 2 ही आदमी, खत्म कीजिए खेला। 2 आदमी, एक ने 10 न्यूटन लगाया, एक ऑब्जेक्ट ने आदमी ने क्या लगाया 10 न्यूटन फोर्स, और एक आदमी ने क्या लगाया 15 न्यूटन फोर्स। बताइए कितना फोर्स लगाया दोनों ने मिलकर? आप 25 बोल देंगे? कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में समझाया जब तक डायरेक्शन नहीं दिया हुआ होगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं। सर डायरेक्शन देने का मतलब आप बताइए कौन कहाँ एक्ट कर रहा है। तो ये जो आप डायरेक्शन दिखाते हैं ना, ये ओरिएंट ही करते हैं कि आप बताते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, उस पॉइंट पे कौन किधर एक्ट कर रहा है, इसी का नाम ओरिएंटेशन है। तो जब तक ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक वेक्टर का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं दिखेगा, जब तक फिक्स डायरेक्शन नहीं दिखेगा तब तक एंगल नहीं निकलेगा, जब तक एंगल नहीं निकलेगा डायरेक्शन का सेंस ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा हमको, तो ऐड कैसे हो जाएगा? समझ रहे बात को ना? इसका मतलब कि ओरिएंटेशन वेक्टर क्या होता है? ओरिएंटेशन वेक्टर हम लोग का एक प्लानिंग है, एक स्टेप है वेक्टर को ऐड करने का, समझ रहे ना? बहुत तो पढ़ लिया ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर, या तो कई लोग तो वेक्टर एडिशन में आके ओरिएंटेशन पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट कर रहे कि जा रहा था धड़ उसको बनता नहीं, तो सर वेक्टर मेरा कमजोर हो गया, वेक्टर में पता ही नहीं चल रहा कब एरो देना है, एरो किधर देना है, नहीं देना है, सर पता ही नहीं चल रहा, कुछ क्या करें समझाइए ना कुछ। एक महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी तो वेक्टर में प्रॉब्लम लगा हुआ है कि एरो कब दे, नहीं दे, ओरिएंट कैसे करें। तो ओरिएंटेशन का एप्लीकेशन ही है, बस ओरिएंटेशन पढ़ा भी है तो क्यों कुछ मालूम? ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? फीलिंग्स का, उसको फील करो क्या हो रहा है, कुछ नहीं। सर इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्यों होता है, क्यों करते हैं? तो जब तक आप फिजिक्स में किसी चीज का एप्लीकेशन ही नहीं है, अप्लाई करेंगे तब तो पता चलेगा कि कहां पे एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन है ओरिएंटेशन वेक्टर का। तो आज के बाद कोई आप लोगों से पूछेगा कि ओरिएंटेशन वेक्टर क्या है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर है। कैसा अरेंजमेंट? वेक्टर का अरेंजमेंट जो बताता है कि वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड से किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तभी जाके हम उसको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि बिना डायरेक्शन का हम ऐड नहीं कर सकते। समझे ना? किसी को आप ऐसे जवाब देंगे, मेरा जो बच्चा है वो किसी के पूछने पे जवाब भी वैसा ही दे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अलग डिफरेंट वे में और आंसर बाकी बच्चों का कॉमन है, तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा आपका मुझसे पढ़ने से? आप भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, वैसे ही आंसर दे रहे हैं जैसा बाकी बच्चे अधूरा ज्ञान लेकर कर रहे हैं। तो आपका जो अगर ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, वो बाकी से अलग तरीके से ले रहे हैं, आप एप्लीकेशन के साथ दे रहे हैं, तो आप जवाब भी अपने स्टैंडर्ड देंगे, तो अगला सुन के एकदम सेटिस्फाइड। अगर उसके दिल में खोट भी होगा ना, ये भी होगा नहीं वो किसी तरह से गलत दिखा दे, तो फिर उसका हालत खराब हो जाएगी, बनी तो भैया तो ऐसा बता दिया है कि इसको तो हम गलत कर ही नहीं सकते। तो अपने एक एटीट्यूड लाना होता है कि हम सही हैं और आपको करेक्शन। देखिए अब इसका तो ये नहीं कि आप झगड़ा करेंगे टीचर से, अगला टीचर है वो आपको सही पूछता है, कुछ आपने गलत बताया हो, वो आपको करेक्शन करेगा, तो उसको आप फॉलो कीजिए, उसको सुनिए, समझिए, ठीक है। लेकिन आपका अपना एक लेवल होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, जिसमें आपको लोग अलग नजरिए से देखें, नहीं भाई इसका तो, जब टीचर भी जब पूछे तो उसको इंतजार है कि जब भी कुछ बताता है ना तो कुछ ऐसा बताता है जो मजा आता है सुन करके, है ना? तो इंटरेस्ट होना चाहिए, सीखने का पीरियड है, सीखेंगे, हड़बड़ा के भागेंगे नहीं, 99 लाना है, 100 लाना है, ये सब कुछ नहीं होता है, बकवास होता है, ठीक है। आपके पास नॉलेज स्ट्रांग है तो 99 आप सोचेंगे नहीं आ जाएगा, सो के उठे रिजल्ट आया पता चले कि आप तो 100 ला दिए, खुश हो गए मैंने 100 ला दिए, हम तो सोचे भी नहीं थे कि आप 100 ला सकते हैं। तो ये चीज होता है। तो धीरे धीरे मोटिवेट करते रहेंगे हम आप लोगों को, लेकिन फिलहाल आते हैं टॉपिक के पास। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो सपोज कर लीजिए मैं कुछ बिखरा हुआ वेक्टर ले रहा हूं इधर उधर जैसे तैसा, एक वेक्टर ए है,
एक बी है, एक सी है, एक डी, और वैसे बहुत कुछ हो सकता है। मान लीजिए ऊपर ई ऐसे। सर क्या सभी एक ही वेक्टर है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये मोमेंटम? नहीं भाई। क्यों सर? आप तो लॉ ऑफ एडिशन सिखा रहे हैं, उनको जोड़ नहीं सकते हैं, क्या डिफरेंट वेक्टर को जोड़ नहीं सकते हैं? तो एक हम लोग क्लास जब 90 में थे तो एक बहुत बहुत कॉमन सा बात था, हम लोग के टीचर बोलते थे हाथी के साथ घोड़ा नहीं जुड़ता है। हाथी में हाथी जोड़ेंगे, घोड़ा में घोड़ा, ऐसा बोलते थे ना, कॉमन मतलब कि लाइक के साथ लाइक ऐड करते हैं, डिफरेंट को ऐड नहीं करते हैं, यही ना। अब मान लीजिए सवाल देखिए, सपोज करिए इस रूम में 4 ठो बकरी है और 4 ठो घोड़ा है। हम पूछेंगे बताओ टोटल कितना घोड़ा है, तुम 8 ठो घोड़ा बोल दोगे? नहीं बोल सकते हो। पूछेंगे कितना बकरी है, तो बोलोगे 8 बकरी है। तो अब तुम घोड़ा में बकरी में घोड़ा जोड़ दिए, तुम यही सब करो, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब सवाल है कि सर आपने तो एक कॉमन एग्जांपल दिए लाइफ का, ये तो वेक्टर है, यहाँ तो थोड़ी ना घोड़ा बकरी चलेगा। तो आते हैं वैसे ही बात करते हैं, अब साइंस के हिसाब से बात करते हैं हम लोग अपना। साइंस में क्या होता है, देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे एक चेयर रखा हुआ है, चेयर वो जो हवेली में हिलता रहता है वो चेयर, ठीक है? मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग वगैरह करता रहता हूँ, सिंगिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, मिमिक्री, टैलेंट बहुत है मेरे में। हो गया एक चेयर, और इस चेयर को किसी ने धक्का मारा, क्या कैसे मारेगा भाई? फूक के थोड़ी ना उड़ाएगा, फोर्स ही लगाएगा। तो उसने फोर्स लगाया, कितना लगाया भाई? 10 न्यूटन फोर्स लगाया। 10 न्यूटन फोर्स लगने की वजह से बेचारा चेयर घसक के यहाँ आ गया। कितना? 10 मीटर, या मान लीजिए 3 मीटर। 10 और 3 मेरा बहुत फेवरेट नंबर है, अक्सर ज्यादातर यूज करते हैं। 10 और 3 हर एग्जांपल में 10 और 3 चलता रहता है, सालों साल से चल रहा है। 10 साल से तो यही चल रहा है, फिलहाल ये 10वां साल चल रहा है। अभी क्या है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 3 मीटर। कितना वेक्टर दिख रहा है भाई तुमको यहाँ बोर्ड पे? देखो तो कितना आप लोगों को वेक्टर दिख रहा है? तो बोलेगा सर मुझे 2 वेक्टर दिख रहा है। कि क्या क्या हो? सर मुझे एक फोर्स दिख रहा है, मुझे एक डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। एकदम राइट, तुम सही बोल रहे हो। अच्छा बताओ तो बाबू, 2 वेक्टर को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? सर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, 13 आ जाएगा। अरे गधा, क्यों जोड़ा? क्या होगा जोड़ के? क्या होगा? एक आदमी किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एक आदमी 5 लगा रहा है, तो एक तरह से बोलेगा 15, तो तेरे दिमाग में लगता है हाँ राइट है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 2 फोर्स को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स आएगा, 10 फोर्स जोड़ेंगे तो नेट फोर्स आएगा। डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, फिर 4 मीटर, 7 मीटर, फिर 3 मीटर, 10 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जोड़ रहे हैं तो कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है? नेट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जोड़ देगा तो क्या ले आएगा? बोलना क्या ला देगा तुम? कुछ आएगा वो? फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जोड़ के कुछ कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा इस चेयर पे नेट फोर्स कितना है, तुम 13 न्यूटन बोल देगा। तुम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जोड़ देगा, नहीं ना जोड़ सकता है। तुमसे कोई पूछेगा इस पे फोर्स लगा है तो चेयर मूव कर गया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो तुम 13 मीटर बोल देगा, 13 मीटर हो रहा है। फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जोड़ने से कोई क्वांटिटी आता ही नहीं है, कैसे जोड़ेंगे? समझ गए ना? तो हम लोग लाइक वेक्टर में लाइक वेक्टर ऐड करेंगे। सब मल्टीप्लाई तो देखेंगे आगे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। एडिशन तो कर ले, सब्ट्रैक्शन तो कर ले। तो अभी क्या हो गया, हम लोग वेक्टर में क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एडिशन करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन क्या है, एक तरह का स्टेप है एडिशन के पहले का, एडिशन तक का, ठीक है? अब क्या है, यहाँ पे अगर ये फोर्स होगा तो ये भी फोर्स होना होगा, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। अगर एक वेलोसिटी तो सारा वेलोसिटी होगा, अगर एक एक्सेलरेशन तो सारा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो हमको क्या मतलब है, यहाँ वेक्टर है, ये सभी जो वेक्टर होगा सब कॉमन वेक्टर होगा, डिफरेंट वेक्टर नहीं होगा, है ना? तो हम लोग एक कॉमन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, 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 सबको मिलाएंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? फोर्स, 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 फोर्स। नेट फोर्स किधर होगा? वेलोसिटी, 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 वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी किधर होगा? समझ रहे हैं? ऐसे करना है, समझिए आराम से, और एकदम एकदम पानी की तरह कंसेप्ट को क्लियर रखिए। वो भी कैसा पानी? डिस्टिल वाटर की तरह, वो आज के जमाने का गंदा पानी है, ठीक है? तो अभी स्टेप हम लोग का रूल क्या होगा, तो पहले काम कीजिए, ये सारा वेक्टर जो भी हो किसी पे ऐड करेगा, किसी पे ऐड करेगा मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पॉइंट पे। तो आप एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट, देखिए अब एक पॉइंट आप ऐसे बनाएंगे तो अजीब नहीं लग रहा है, तो अच्छा होता है ना, इसको इस पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट में दिखाया जाए तो मजा आता है। पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिखाने से ओरिजिन भी मिल जाता है तो अच्छा भी लगता है। तो हम एक पॉइंट पे मतलब कि किसी कोऑर्डिनेट में ओरिजिन पे, अब सब कोऑर्डिनेट क्यों लिया? क्योंकि भैया ये लोग का डायरेक्शन दिखाएंगे तो कोऑर्डिनेट में डायरेक्शन पता चलेगा, कौन ऊपर, कौन नीचे, कौन दाएं, कौन बाएं, कौन सेंटर एंगल, तो अच्छा से दिखता है, समझ में आता है। क्योंकि हम लोग जो एंगल दिखाते हैं कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं ना, तो हम लोग सारे वेक्टर को, चाहे जो भी वेक्टर होगा उसको जब नेट ऐड करेंगे, नेट ओरिएंट करेंगे तो उसको एक पॉइंट पे लाकर सजा लेंगे।
और वैसे ही सजाएंगे जैसा वो एक्ट करेगा, वो जिधर डायरेक्शन दिखाएगा, कोई ऊपर है तो उसका डायरेक्शन ऊपर दिखाएंगे, नीचे है तो नीचे। सर कैसे सजाए, हम इसका कौन सा पोर्शन ला करके, टेल रखे या हेड रखे? देखो आप सजाते वक्त जो कंसेप्ट है वो लॉजिकल कंसेप्ट है, वो आपको दिल करे तो यहाँ पे ला के सबका टेल रख दो, मतलब आप टेल टू टेल अरेंज करो, इसलिए बोलते हैं टेल टू टेल ओरिएंटेशन। कुछ लोग क्या करता है, वो लोग हेड टू हेड करता है। देखिए आप हेड टू हेड करें या टेल टू टेल करें, आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। इसलिए दोनों राइट प्रोसेस है, दोनों राइट प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग ओरिएंटेशन कर किए हुए हैं। कंसेप्ट क्या है, ओरिएंटेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि डायरेक्शन पता चले या फिर एंगल पता चले। बात एक ही है कि डायरेक्शन का पता एंगल से चलता है, समझ गए ना? तो इसलिए करते हैं। तो अगर एंगल में हेड से पता चल जाए या टेल से, इससे कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता है, सिर्फ दोनों वे राइट वे है, ठीक है। लेकिन हेड टेल नहीं कर देंगे। बहुत लोग क्या करता है, किसी का हेड डाल दिया और उसके साथ मिला के टेल, हेड टू टेल कर दिया। नहीं, हेड टू टेल नहीं चलेगा, या तो टेल टेल सबका टेल लाइए यहाँ पे, या तो हेड हेड सबका हेड लाइए, दोनों से आंसर राइट आएगा, इससे राइट नहीं है, ठीक है। तो लाते हैं हम लोग पहले से करते हैं। ज्यादातर यूज होने लगा कंसेप्ट ये है, टेल हेड यूज नहीं करता है कोई। क्यों नहीं करता यूज, तो उसको बताता हूं मैं। यूज इसलिए नहीं करता है कि सबका हेड अगर एक जगह आएगा ना, देखिए इसका हेड इधर, इसका इधर, इसका इधर, खिचड़ी पका, कोई अगर ऐसे आ रहा है तो उसका हेड खिचड़ी पक जाता है, यहाँ पे एकदम खतरनाक खिचड़ी, एकदम लगता है कांटा लगा हो गया। तो ऐसा कंसेप्ट से कुछ फायदा नहीं होगा। कचरा बन तो जाएगा लेकिन कचरा हो जाता है, कचरा चीज पसंद नहीं। तो अगर आप टेल लाते हैं, देखिए जैसे इसका टेल इधर, इसका ऐसे, तो ये नीचे एक्ट कर रहा, ये इधर एक्ट कर रहा, जितना भी एक्ट कीजिए भाई, वो तो बहुत सारा एक्ट कर दीजिए। देखिए ना एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एकदम क्लियर। स्वच्छ भारत अभियान है ना, तो स्वच्छ वेक्टर अभियान को रखने के लिए हम लोग क्या मिलाएंगे, टेल टू टेल, हेड टू हेड मिला सकते हैं, लेकिन मिलाएंगे भैया टेल टू टेल, समझ रहे ना? देखिए हम इतना हंसी मजाक करके पढ़ाते नहीं है, लेकिन बच्चा लोग को पढ़ाना पड़ रहा है, सब टेन का बच्चा लोग है, तो हंसी मजाक करना पड़ रहा है। मुझे भी पुराना स्टूडेंट देखे तो बोलेगा सर ऐसे करते भी आप है, पूछेगा हमसे, तो किसी को वीडियो शेयर मत करना, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, बताना मत किसी को। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी डी ई हो गया। अब क्या है कि आइए उठा के सब पर टेल रखते हैं हम लोग पोर्शन पे, जैसा जैसे वैसे रखेंगे भाई। ये वेक्टर ए है, उठाया, अब ऐसे नहीं यहाँ आया था, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, अरे क्या कर रहे हो? अगर आप ऐसे वैसे कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और वो राइट साइड एक्ट कर रहा है, तो अब जब यहाँ पे आएंगे तो पता चलना चाहिए कि वो राइट साइड एक्ट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो जहाँ पे एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा ना। क्वेश्चन में दिया है कि वो राइट एक्ट कर रहा है और आप ऊपर कैंसिल निकालते तो गलत आंसर आएगा ना भैया। डायरेक्शन चेंज करने से आंसर चेंज होता है, तो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं, डायरेक्शन चेंज करने से आंसर चेंज होता है, नहीं करेंगे चेंज। देखिए हो गया, ये हो गया, दिया हुआ था क्वेश्चन में। अच्छा ये जो है अपना इफेक्ट कहाँ डालेगा, नीचे, नीचे उठाया टेल आगे नीचे, ओके। ये जो है सी डाल दिया, हल्का फुल्का घूम जाएगा आपका, हो सकता है, लेकिन ये एंगल देना होगा आपको। ये हो सकता है ये दे देगा आपको 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, अगर 60 बोलेगा तो ये भी क्या है 60। आप भले इतना बेंड कर देंगे, दिखाएंगे 60, क्योंकि एंगल जब तक चेंज नहीं होगा तो फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो एग्जैक्ट हम बना नहीं सकते हम, ठीक। ये हो गया, ये सब सीधा सीधा बन जाएगा। ये सब टेढ़ा वाला प्रॉब्लम होता है, आप बस उठा के ला के रख दीजिए उसको, बस ला कर रख दीजिए, कुछ सोचना नहीं है, ऐसे 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 कुछ सोचना नहीं। जो एंगल देगा वो दिखा देंगे, फिलहाल मैंने नहीं किया यहाँ पे, वो देता है। अच्छा सी के बाद डी, डी आते हैं, इसको उठाते हैं, लाते हैं, इसको रखते हैं, रख दिए, ये रहा डी। चलिए ई, अच्छा ई हटा, रखा गया, ई हो गया, ई हो गया ना। अब देखिए इसको देख के तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था ये लोग कैसे ऐड करेगा, अब पता चल रहा है ये लोग जब किसी पे ऐड करेगा तो ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर और ई इधर, ऐसे ही लोग ऐड करेगा। तो अब हम लोग जोड़ेंगे इस पे जो ऑब्जेक्ट जिस पे ऐड हो रहा है वेक्टर, उस पर नेट वेक्टर क्या आएगा, नेट फोर्स, नेट डिस्प्लेसमेंट। कोई बोल रहा है कि तुम 3 मीटर इधर जाओ पर सेकंड, कोई 3 मीटर पर सेकंड इधर बोल रहा है, कोई 4 मीटर पर सेकंड इधर, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनली ऑब्जेक्ट कितना मीटर पर सेकंड से किधर जाएगा, मतलब कि इन वेक्टर को मिला करके एक जाएगा तो इसी एक डायरेक्शन में कहीं एक तरफ जाएगा, जिधर भी चला जाए। रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो इन सब का वेलोसिटी का आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी और का उस रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा वो सब पता करेंगे हम लोग। लेकिन अभी अभी एक स्टेप पहुंचे, अभी और बाकी है। तो अगला स्टेप क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ओरिएंटेशन होने के बाद ही, क्योंकि जब ओरिएंट हो गया तो सब पता चल जाए कहां पे एक्ट कर रहा है, तो हम लोग तो एंगल भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है? पास में लेना, तो देखिए पता चल रहा है टेल टू टेल में आने के बाद, टेल से टेल में आने पता चल रहा है अच्छा कौन कहां कैसे एक्ट कर रहा है। अब हम लोग फटाफट एंगल निकाल देंगे, ठीक है? अब बहुत सा बच्चा सर एक बार वो भी दिखा दीजिए ना, हेड हेड मिला कैसे होता है।
तो हेड मिला के अगर देखना है तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार, तो वो भी कैसे होता है तो उसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। पेन का बहुत लफड़ा है, लॉकडाउन की वजह से ना अभी पेन भी नहीं मिल रहा है, पेन खत्म हो जा रहा है तो लिखने में बहुत हो रहा है, बहुत इसलिए धीरे धीरे पेन बचा बचा के लिख रहे हैं। क्या बोले क्या हाल होगा इसका। ये देखिए ये है हम लोगों का, अब हम हेड ला के रख रहे हैं, हेड रखते हैं। तो अब क्या है, ओरिजिन पे सबका हेड रखेंगे, तो ए का हेड रख दिए, डायरेक्शन वही रहेगा जैसा था राइट, बी नीचे, तो बी का हेड रखेंगे यहाँ पे ला करके, बी का हेड। जब हम अपने टाइम स्टूडेंट थे हम लोग के टीचर सिखाया था एंगल निकालना, आता ही निकलता ही नहीं था, ऐसा कुछ बताया नहीं था, बस डायरेक्ट हाँ हाँ जोड़ लो। सी हेड ला कर रख देंगे यहाँ पे, हेड सबका हेड, सी। डी हेड रखेंगे, हेड देखिए अभी ये टेल हो रहा है, पीछे चले जाएंगे हेड लेकर, और ई का हेड शिफ्ट करते हैं, हम लोग करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर में इसी प्लग पकड़ क्लिक करके लेके आते हैं, है ना, वैसे शिफ्ट करना है। देखिए बी नीचे, हाँ नीचे ऐड कर रहा है, उस पॉइंट पे नीचे ऐड करेगा, ए राइट, हाँ ये उस पॉइंट को राइट ऐड करेगा, देखिए पहले भी राइट ऐड करा था उस पॉइंट को, अभी भी ऐड कर रहा है, पहले पुल दिखा था पुश दिखा रहा है, ये फर्क होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जैसे ऐड कर रहा है वैसे ही ऐड करेगा। अच्छा डी इधर लेफ्ट, अच्छा और कुछ ई ऊपर, जैसे ऐड करता वैसे ही। अब एंगल की बात करते हैं, तो अगला स्टेप होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर,